तो भाई आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट इसमें हम देखेंगे वो सारे एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत आज की क्लास का। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। तो आज की क्लास का पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट है बल समीकरण में F बराबर क्या है। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है m इंटू ए। m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है भाई? m a होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, यहां पे आप देख सकते हो। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, तो बताओ यह क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का जो नियम होता है तो वहां से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम बीच में स्पेस है और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, तो वो करता है किसके? स्थिति के। यानी गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम होता है, तृतीय नियम। ठीक है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। उसके बाद में है गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो किससे है भाई? संवेग से। उसके बाद में है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम होता है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। क्या होता है? बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद में है कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। ठीक है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। उसके बाद में है गति का प्रसिद्ध नियम दिया था। तो गति का नियम किसने दिया था भाई? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला है गति निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो किसके होगा भाई? लागू बल के। यानी एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। उसके बाद में है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। यानी जो गति का जो दूसरा नियम होता है वो क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। उसके बाद में है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था। ठीक है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था, तो वो है 1687। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के कौन सा नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो F बराबर ma जो होता है वो न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तो वो होता है भाई दूसरा नियम होता है, यानी द्वितीय नियम होता है न्यूटन का। उसके बाद में है न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो कौन सा होता है भाई? जड़त्व का नियम होता है। क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। उसके बाद में है एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तो यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है भाई? न्यूटन का पहला नियम होता है। उसके बाद में है न्यूटन का गति नियम, लॉ ऑफ मोशन।
दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है? किसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ठीक है, तो ये गति का तीसरा जो नियम होता है दर्शाता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, तो बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, उसके बाद में है एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, तो बताइए ये न्यूटन के जो गति का नियम होता है वो कौन सा होता है? तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है भाई? तीसरा नियम होता है, तृतीय नियम होता है। उसके बाद में है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? बल कहते हैं, यानी फोर्स कहते हैं। उसके बाद में है उदाहरण, यहां पे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करना। अगला देखते हैं। अगला है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के नियम को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। तो बताइए न्यूटन का कौन सा नियम होता है? ठीक है, तो न्यूटन का जो गति का नियम होता है वो कौन सा होता है? तीसरा नियम होता है। न्यूटन का जो गति का नियम होता है वो तीसरा नियम होता है। ठीक है, उसके बाद में है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में दिया गया है। तो गति का यह भी कौन सा नियम होता है भाई? गति का तीसरा नियम होता है। ठीक है, उसके बाद में है जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का कौन सा भाई? प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, उसके बाद में है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि आगे स्पेस का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका गति। तो इसका मतलब ये हो गया एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, उसके बाद में है मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो किसके कारण नहीं हटता है भाई? जड़ता के कारण। अगला है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी भाई? जड़त्व कहलाएगी। उसके बाद में है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। तो इसका मतलब क्या है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। आगे देखते हैं। अगला है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। कौन सा है? तो यह है गति का तीसरा नियम। कौन सा भाई? गति का तीसरा नियम। उसके बाद में है बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम। उसके बाद में है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात कितना है भाई? n के समानुपाती होता है।
यहां n का मान होना चाहिए, तो n का मान कितना भाई, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। उसके बाद में है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, तो क्या होगा भाई, स्थिर। क्या हो जाएगा, स्थिर। आगे है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं भाई, उसको जड़त्व कहते हैं। अगला है जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो जड़त्व का नियम जो है वो किसने दिया था भाई, न्यूटन ने, ठीक है। तो इसका पूरा जो नाम होगा वो आइजैक न्यूटन। उसके बाद में है जड़त्व है। जड़त्व क्या है, तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध की प्रवृत्ति जड़त्व है। उसके बाद में जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है। तो यह नियम किसका होता है भाई, जड़त्व का नियम होता है। क्लियर है। उसके बाद में है जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल क्या होता है, जड़त्व होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद में है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, यहां पे है वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वो क्या होती है भाई, दूरी। उसके बाद में है किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा भाई दूरी और विस्थापन। क्या हो जाएगा भाई, दूरी और विस्थापन। उसके बाद में है वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, तो वो क्या होता है भाई, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगला है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो वस्तु का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा भाई, शून्य होगा। उसके बाद में है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो ये जो वस्तु होती है वास्तविक विस्थापन क्या होता है, उसका शून्य होता है। अगला है जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह क्या है भाई, गतिशील है। उसके बाद में है दूरी का सूत्र है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो गति इंटू समय होता है। उसके बाद में है आप उस मात्रा को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो मात्रा सूचकों के बीच सम्मिलित है, तो वो क्या कहलाएगा भाई, विस्थापन कहलाएगा। उसके बाद में है विस्थापन के बारे में बात गलत है, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन के बारे में बात गलत है, तो यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आगे है भाई चाल और वेग। पहला पॉइंट है इसमें, किरण 90 मीटर लंबे फूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण का औसत वेग क्या होगा, तो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भाई पूछा गया है, इसलिए यहां पे 0
मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में है किसी वस्तु का त्वरण, आगे स्पेस है, इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा भाई? वेग कहलाएगा। यानी किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा भाई? वेग। उसके बाद में है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं भाई? वेग समय ग्राफ कहते हैं, वेग समय ग्राफ। उसके बाद में है औसत चाल और औसत वेग किसी वस्तु की गति दर्शाता है, तो दिए गए अंतराल के दौरान। अगला है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है। ठीक है, किसका? असमान गति का एक उदाहरण है। उसके बाद में है चाल और दूरी और समय का सही संबंध है, तो S बराबर D बटा T। उसके बाद में है तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होती है? शून्य त्वरण हो। उसके बाद में है विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं भाई? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद में है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे असमान गति कहेंगे। उसके बाद में है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे भाई? वेग कहेंगे। उसके बाद में है किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं भाई? वेग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में है त्वरण। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। दूसरा है त्वरण क्या होता है? तो मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती होता है। उसके बाद में है वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है, तो वो क्या हो जाएगा? त्वरण। उसके बाद में है अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्शीय रेखीयत के त्वरण के बीच कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का। उसके बाद में है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। नकारात्मक त्वरण दिशा के विपरीत होता है, वेग होता है। उसके बाद में है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कथन सत्य है, तो कार का जो वेग है निरंतर बदल रहा है। उसके बाद में है जब कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण क्या होगा भाई? शून्य होगा। उसके बाद है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो वस्तु का वेग क्या होता है भाई? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद में है त्वरण की विमा क्या होती है? तो त्वरण की विमा क्या होती है भाई? यहां पे ये देख सकते हो। उसके बाद में है मंदता का अर्थ क्या है? मंदता का अर्थ क्या है? ऋणात्मक त्वरण होता है। उसके बाद है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु में एक समान त्वरण है ना, तो वस्तु में क्या है भाई? एक समान त्वरण। उसके बाद में है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। क्या होगा भाई? घटेगा। अगला है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। क्या कहलाएगा भाई? त्वरण कहलाएगी। अगला है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? तो समान त्वरित गति। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु चल रही है तो घटती हुई स्पीड यानी घटती हुई चाल।